कम एज में रिंकल्स आने का क्या कारण हो सकता है? कम एज में लाइफस्टाइल, स्ट्रेस सबसे बड़ा। हेयर फॉल हो, स्किन एजिंग हो, किसी तरह का भी स्किन प्रॉब्लम हो अदर देन डिजीज, स्किन डिजीज, जैसे कि एंटी रिंकल्स आना, चेहरे में अलग तरीके के सैडनेस दिखना, अलग तरीके का स्किन कलर हो जाना, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल पे। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। कहाँ हैं आजकल? बस क्लिनिक में। क्लिनिक में? क्या नाम है आपकी क्लिनिक का? प्लीज कंप्लीट एस्थेटिक क्लिनिक। क्या करते हैं यहाँ पे? स्किन, हेयर एंड बॉडी की ट्रीटमेंट, बॉडी स्लिमिंग ट्रीटमेंट होता है। स्किन के भी किसी तरह के डिजीज हो या फिर ब्यूटिफिकेशन हो, जैसे कि आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, खूबसूरती को और बरकरार रखना है, इसका हम उपाय करते हैं। ये स्किन हेयर बॉडी का जो ट्रीटमेंट और सर्विसेज है, ये तो एक सैलून में भी होता है। फिर आपके क्लिनिक में ऐसी क्या खासियत है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कुछ तो डिफरेंस होता है, पढ़े लिखे लोग और उस चीज के बारे में जो जानकारी लेके रखे हैं और नहीं लेके रखे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हम उसी की पढ़ाई करते हैं, मेरी टीम डर्मेटोलॉजिस्ट है, पूरी टीम है हमारे पास, तो हम उतने साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उस चीज का इलाज करते हैं। और जो नहीं पढ़े हैं, आजकल हर जगह होता है। यही डिफरेंस आप समझ सकते हो कि ये एक वेल एजुकेटेड हाउसवाइफ और एक बहुत दर्द, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अनएजुकेटेड हाउसवाइफ घर को अच्छे से नहीं चला सकती, बट आजकल के जो मेंटेनेंस हैं, जो आजकल के तरीके हैं, उनको तो अच्छे तरीके से जान सकती है ना। हम्म। तो हाई सोसाइटी है या फिर जो आजकल के लिविंग स्टैंडर्ड्स है, उनको अच्छे से वही बैलेंस कर सकती है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। कहाँ से आपने सीखा या कहाँ से आपने मैंने पढ़ाई छत्तीसगढ़ की से है? पढ़ाई की है अपनी, उसके हम्म। बाद हार्वर्ड से मैंने लाइफस्टाइल मेडिसिन की पढ़ाई की। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, कैलिफोर्निया से मैंने कॉस्मेटिक की पढ़ाई की। उसके बाद मैं मेदांता में थी 1 साल, मेदांता के बाद मुंबई में भी 1 साल थी। और फिर लगा कि मुझे अपने लोगों के बीच जाना चाहिए, उनको भी जरूरत है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स पटना, मुजफ्फरपुर से आते थे दिल्ली में और बोलते थे डॉक्टर हेल्प कीजिए। उन्होंने कहा कि आप क्लिनिक खोलो पटना में। मुझे भी लगा कि अपने लोगों को मेरी जरूरत है, सो आई एम हियर। लोग बिहार से बाहर जाते हैं पढ़ लिख के रोजगार की तलाश में, बाहर जाके सेटल हो जाते कि बिहार में कुछ नहीं रखा है। फिर आप बाहर से बिहार आई। हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता है नेहा जी की, वाई बिहार। हम्म। मैंने कहा वाई नॉट बिहार। आज हर चीज में बिहार आगे जा रहा है। अभी हाल के रिजल्ट्स भी देख लीजिए, इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी बिहार बहुत अच्छा भूमिका निभाया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसका पार्ट बनूं, एक डेवलपमेंट हो बिहार में जिसमें मैं भी रहूं, मैं किसी को रोजगार दे पाऊं, रेदर हम्म। देन किसी और स्टेट में रहूं, किसी के अंडर काम करना। यहाँ मेरी क्लिनिक है, मैं इतने सारे एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ लोगों को। तो मुझे लगा कि मेरे बिहार में भी होनी चाहिए। सारे जो ट्रीटमेंट मुंबई दिल्ली में अवेलेबल है, वो बिहार में भी हो, ताकि मेरे अपने लोगों को परेशानी ना हो, और मेरी पढ़ाई का कुछ फायदा तो उनको भी होना चाहिए, इसलिए बिहार। मतलब बिहार के लोगों को सुंदर बनाने की जिम्मेवारी ले रखी है डॉक्टर अनामिका ने। हाँ, बिहार के लोग ऑलरेडी खूबसूरत है। बिहार में जितने अच्छे और जितने प्योर सोल है, जितने मतलब अच्छे दिल है, जो हम कहते हैं, हम किसी का अतिथि देवो भव सत्कार करते हैं, तो हम मैं वाली सेल्फिशनेस नहीं झलकती है। हम कह के अपने आप को हम इंडिकेट करते हैं। तो वो प्यार और बड़प्पन और सम्मान तो बिहार में पहले से, दिल से तो बिहारी बहुत खूबसूरत है, चेहरे से भी बहुत खूबसूरत है। बस मैं उस खूबसूरती को मेंटेन करने में उनका हेल्प कर रही हूँ, कि वो आगे भी ये खूबसूरती कैसे बरकरार रखें। हम्म। अभी मैं आ रही थी, मैंने बाहर में आपका बोर्ड देखा जी। जिसपे लिखा था विजिट अस फॉर साइन ऑफ एजिंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसका मतलब जानना चाहती हूँ और यहाँ पे क्या क्या होता है ये आप मुझे बताइए। साइन ऑफ एजिंग क्या है? साइंस ऑफ एजिंग में आप जैसे आप देखते हो, रिंकल आने लगता है, मिलाज्मा होने लगते हैं, झुर्रियां जिनको कॉमन भाषा में कहते हैं, झुर्री, उनको मैं हम लोग ट्रीट करते हैं बोटॉक्स से। कुछ आपको सेरम्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे आपका जो एजिंग का साइन है वो छुपने लगता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये इसकी ट्रीटमेंट होती है। दूसरा है बॉडी शेपिंग, ये क्या होता है? बॉडी शेपिंग, जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, लाइपो लेजर है, जो टारगेटेड फैट रिडक्शन करते हैं, हम उसमें स्लिमिंग करते हैं। उसमें लाइपोसक्शन मशीन है हमारे पास,
क्रायो कूल स्कल्प्ट मशीन है, ईएम स्कल्प्ट है, अलग अलग तरह के स्लिमिंग मशीन है जिनसे हम इंच लॉस करते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, अगर साइड इफेक्ट होता तो हमारी सारी मशीन एफडीए अप्रूव्ड है, तो मैं क्लिनिक में हमें रहने की परमिशन नहीं होती है ऐसे मशीन। एफडीए अप्रूव्ड है, इसलिए हम उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट मिलता है। मतलब कोई भी मोटा आदमी जो मोटापे से ग्रसित है वो ठीक हो सकता है? हाँ जी, बट वो भी डिपेंड करता है कि आप मोटे में कितने मोटे हो। एक जो बहुत ज्यादा है उनको फिर तो बैरियाट्रिक सर्जरी, फिर उनको लाइपोसक्शन फैट सेल्स रिमूव करना पड़ता है, वो सर्जरी पे जाना पड़ता है। बट एक मेरी तरह, मेरे से थोड़े ज्यादा मतलब उसका एक वेट का कुछ हाँ है? क्राइटेरिया होता है, इंच कितना? लॉसेस ज्यादा होता है। जैसे जैसे कि जैसे मेरा आप देख सकते हो कि टमी नहीं है, तो मैंने अपना ईएम स्कल्प्ट किया खुद, इंच लॉस कर ली हूँ, बट थोड़ा हेवी पोर्शन है। तो इस तरह के पेशेंट जो मोटे हो चुके हैं बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेसिव ओबेस नहीं है, ओबेस है, तो उनकी ट्रीटमेंट हम करते मतलब कितने से कितने वेट वाले लोग यहाँ पे ये इलाज करवा सकते हैं? हैं। 100 लाइफो प्लस लेजर 120 तक के 120? लोग आराम से ओके करा ओके। सकते तीसरा है हेयर प्रॉब्लम्स, ये क्या होता हैं। है? हेयर प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन है हेयर फॉल। आजकल सबको हो रहा है, जेनेटिक भी हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, जो कि बेसिकली स्ट्रेस, जो सब छोटे बच्चों को भी पूछो क्या हुआ है, टेंशन हो रहा है, आजकल बहुत कॉमन है, जिसके कारण हेयर फॉल प्रॉब्लम है। तो हम उनका भी इलाज करते हैं, हेयर फॉल रोकते हैं। और अगर एक स्टेज के बाद वो बाल्डनेस में कन्वर्ट हो गया तो हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। आप हेयर हमारे ट्रांसप्लांट भी करते हैं? राइट, हमारे यहाँ थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं ड्यू टू सम रीजन, बट होपफुली नवंबर से हमारे यहाँ सब स्टार्ट हो जाए। और फिर है हेयर रिडक्शन, ये हाँ, क्या है? हेयर रिडक्शन जैसे कि ये लेजर हेयर रिडक्शन है। अनवांटेड हेयर्स जैसे अंडर आर्म्स, आजकल फीमेल जो चीन एरिया पे बाल आ जाते हैं, जो हमें अपर लिप्स के ऊपर बाल आ जाते हैं, बार बार आपको पार्लर जाना पड़ता है वैक्स वगैरह कराने, अनवांटेड हेयर्स को लेजर हेयर रिडक्शन मशीन होती है, उससे हम सेशन वाइज सेशन उसको निकालते हैं, जो परमानेंटली रिडक्ट हो जाता है और वो हमेशा के लिए आपके शरीर से हट जाता है। तो उसके लिए फीमेल मेल हर तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। मेल ज्यादातर बियर्ड शेपिंग कराने के, क्योंकि अनवांटेड हेयर इस एरिया में भी उनके आ जाते हैं, उसको हटवाने के लिए पेन आते हैं हमारे पास। चेस्ट लेजर हेयर रिडक्शन कराने आते हैं। अंडर आर्म्स जो थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप पेशेंट है वो मेरे आते हैं कि सिक्स पैक दिखना चाहिए, तो अपना अनवांटेड हेयर हटाने के लिए आते हैं। फीमेल जो ब्राइड टू बी हैं वो फुल बॉडी लेजर के लिए आती हैं, रिडक्शन के लिए। तो ये क्या वही, ये पेनफुल है? नहीं ये बिल्कुल पेनलेस होता है। हम पहले रेज ऑफ करते हैं, उसके बाद लेजर शॉट्स देते हैं, हर सेशन में कुछ ना कुछ कम होते जाता है। 7 से 8, 8 से 10 सेशन, अगर मेल हार्मोन आपके बॉडी में ज्यादा है तो 8 से 10 सेशन लगता है, नहीं तो अदरवाइज 7 to 8 सेशन इज मोर देन एनफ। उसके बाद कम्प्लीटली बाल खत्म हो जाता है। लेजर लाइट कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है, पर लेजर ट्रीटमेंट? नहीं, आपने सही पूछा कि हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेजर ही हम दे रहे होते हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक के लेजर को ही हम बॉडी में इमिट कर रहे होते हैं, उतना हार्मफुल नहीं होता है। उससे ज्यादा हार्मफुल तो सन रेज है, टैनिंग हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन कैंसर तक हो रहा है, हार्मफुल नहीं होता है, एक सर्टेन अमाउंट तक फिक्स होती है, वहीं तक हम लेजर इमिट करते हैं। फिर है टैटू रिमूवल। जी, तो अभी आप देख रहे हैं कि हर आपने थोड़ी देर पहले हमसे चर्चा भी की थी कि यूपी में कोई केस था कि टैटू इंजेक्टर जो हैं वो HIV भी फैला रहा है। तो जब निडल उनका, वो हर पेशेंट टू पेशेंट निडल चेंज करना होता है, अगर वो निडल चेंज नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्शन फैलता है, किसी तरह का भी हो, HIV हो, कोई भी ब्लड इन्फेक्शन फैलता है। हम क्या करते हैं, हर पेशेंट का हम लेजर, वो भी एक लेजर मशीन ही होता है। आप देखोगे कि फेस एनालिसिस से लेके हमारे पास जितनी भी मशीनरीज है, मोस्टली 99.9% लेजर मशीन ही हैं, बस उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। ये भी एक लेजर मशीन होता है जो टैटू इंक, जो इंक्ड होते हैं स्किन के अंदर, उनको उस पिगमेंट को तोड़ देता है, तो वहां से वो इंक हट जाता है। ये तो पेनफुल है? नहीं, हाँ, अगर हम नमिंग करते हैं तो पेनलेस हो जाता है। हम पेनफुल है अगर आप, जैसे कि आपने कहा कि टैटू, आजकल टैटू वाले भी लेजर यूज करने लगे हैं, वो नमिंग नहीं करते। हमें तरीका पता है कि कितने देर नमिंग करने से वो पेनलेस हो जाएगा, और इजीली हम 5 से 10 मिनट में उसको रिमूव करते हैं। पर ये भी
फिर अगेन मैं कहूंगी ये एक टाइम का प्रोसीजर नहीं है, ये सेशंस लगते स्किन पिगमेंटेशन हैं जी। ये क्या है? पिगमेंटेशन जैसे आप बहुत सारे लोगों को मिलाजमा आपने देखा होगा, छाइयाँ, एक हम्म। एज के बाद देखने पैचेस छाई आ बनने जाती है, लगते हैं, हाँ। छाइयाँ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम्म हर फीमेल में होता है, मोस्ट ऑफ द फीमेल में होता है। हम्म। हम उसका इलाज करते हैं, उसके लिए भी फोटो फेशियल है हमारे पास। अगर ऑइंटमेंट से ही ठीक हो जाता है तो हम ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज अगर वो नहीं होता है, बहुत जिद्दी है बहुत, तो फिर हम उसको फोटो फेशियल से ट्रीट करते हैं। फोटो फेशियल क्या होता है? फोटो फेशियल भी एक टाइप का लेजर मशीन है, उसको फ्रीक्वेंसी से जैसे आप मैंने बताया इंक है तो उसको तोड़ने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, मिलाजमा के पिगमेंट्स हैं तो स्किन के लेयर्स में जाके उस लेयर पिगमेंट को हटा देता है, जिससे क्लीन होने लगता है। ये सारे प्रोसेस जो आप बता रही हैं या उपचार जो है, ये तो काफी महंगे आते होंगे। नहीं, एज कम्पेयर टू आस पास, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बहुत फिजिबल रेट्स हैं, और हमारे पास हर मिडिल क्लास फैमिली आती है और अफोर्ड करती है हमारे ट्रीटमेंट। अब है एक्ने, एक्ने क्या होता है? एक्ने जो बहुत कॉमन है यूथ में आजकल, मेल फीमेल दोनों में, बच्चों में होने लगता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में मुहासे कहते हैं, कॉमन पिंपल्स। पिंपल्स कहते हैं, राइट। उसी को दूसरा नाम है एक्ने मेडिकल टर्म्स में। ये हार्मोनल भी होते हैं, लाइफस्टाइल के कारण भी होते हैं, स्किन में पिंपल्स फॉर्मेशन होता है, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्ने आने का मेन रीजन क्या है और कैसे इसको कम किया जा सकता है? देखिए एक्ने के बहुत सारे रीजन है। एक तो अगर स्कैल्प पे एक्ने है, दैट्स बिकॉज ऑफ कि आपके फोरहेड पे एक्ने है, दैट बिकॉज ऑफ कि आपका स्कैल्प क्लीन नहीं है। अगर एक्ने इस एरिया में है, दैट बिकॉज आपके हार्मोनल डिसबैलेंस है। इस एरिया में है, दैट बिकॉज ऑफ कि आपका हार्मोन और लाइफस्टाइल दोनों खराब है। अब एक्ने किनको आता है? जितने ऑयली फेस वाले स्किन टाइप वाले पेशेंट हैं उनको एक्ने आता है। जो लोग में एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होता है उनको एक्ने आता है। अगर आप अपने फेस पे प्रॉपर सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज करते हो, जो ऑयल फॉर्मेशन हो रहा है उनको अच्छे से फ्लश आउट कर देते हो, अगर वो स्टोर नहीं होते किसी रीजन से, तो एक्ने फॉर्म नहीं होता है। उसका ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले आपको अपना फेस टाइप, स्किन टाइप जानना पड़ेगा कि आपका स्किन टाइप क्या है। आप जब तक अपने स्किन टाइप को नहीं जानोगे, आप उसका ध्यान कैसे रख पाओगे? तो सबसे बेस्ट उपाय है कि अपना स्किन टाइप जानो, उससे उस बेस्ड, जैसे आपका ऑयली स्किन है तो आप सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश लगाओ, ड्राई है तो उसके लिए यूज करो, और कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए आप कोई भी परचेज मत कर लो अपने मन। सेल्फ मेडिकेशन जैसे हार्मफुल होता है, ऐसे सेल्फ भी हार्मफुल होता है, या प्रोडक्ट यूज करना एड्स वगैरह देख के। तो वो ज्यादा बेटर है आप अपना स्किन टाइप जानो और उस बेसिस पे आप अच्छा मेडिकेटेड फेस वॉश और प्रोडक्ट्स यूज करो। यहाँ पे लिखा है स्किन केयर इज द बेस्ट फाउंडेशन, तो फिर जितने प्रकार के फाउंडेशन दिखाए जाते हैं विज्ञापन में, वो सब बस एवं ही है? अगर आपका स्किन ठीक रहा, जैसे आप अभी कुछ नहीं लगाया, मैं अभी कुछ नहीं लगाई, जस्ट सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, हमें फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। हम अगर प्रॉपर जो भी फेस पे ऑयल फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी ड्राइनेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको अगर हम ठीक करके रखते हैं, जस्ट बिकॉज अपन स्किन केयर अच्छे से करते हैं, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। भैया जो भी ये वीडियो देखेंगे, जितने भी एडवर्टाइजमेंट वाले जो ब्रांड वाले हैं, वो सब तो आपके दुश्मन बन जाएंगे कि सबकी आप फाउंडेशन को बंद करवाने आई हैं। मैं फाउंडेशन नहीं बंद करवा रही हूँ, वो तो मेकअप है, आपके ऊपर है, आपको मेकअप करना है कि नहीं। आजकल वैसे भी नो मेकअप, मेकअप लुक ज्यादा, लेकिन वो भी तो मेकअप करके नो मेकअप लुक बनाया जा रहा है। तो आजकल मेरे जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि मुझे छुटकारा चाहिए, मेरा फेस ग्लो करना चाहिए विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग। तो आप अपने स्किन को मेंटेन करके ही रखोगे, स्किन केयर ही ठीक से करोगे, तो रोज मेकअप लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। मेकअप हम क्यों करते हैं? ब्यूटी को इनहांस करने। अगर आप ऐसे ही खूबसूरत दिखोगे तो फिर क्यों इनहांस करना? फीचर्स को भी तो ठीक किया जाता है ना मेकअप से। नाक अगर किसी का मोटा है तो उसको पतला कर दो। वो तो एड ऑन है। मैं मेकअप लगाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही खूबसूरत लगे, रोज ना लगाए, आपको रोज मेकअप ना लगाना पड़े, बस आपका स्किन ऐसे ही ग्लो करे,
हेल्दी रहे। बोटॉक्स क्या होता है, फीलर्स क्या होता है? आजकल ये बड़ा चलन में है, हर बिल्कुल लोग बिल्कुल जो है बोटॉक्स करवा रहा है, फीलर्स करवा रहा है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता है बोटॉक्स, हम्म। जो हमारे रिंकल्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने पूछा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है, बोटॉक्स इज एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। बोटॉक्स माइग्रेन के लिए भी यूज होता है। बोटॉक्स अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है अगर किसी के पाम में, तो हम पाम बोटॉक्स करते हैं ताकि स्वेटिंग को कम कर सके। बोटॉक्स में मेजरली क्या करते हैं हम, जो मसल ट्रिगर्ड है उसको रिलैक्स कर देते हैं। जैसे आपके फोरहेड पे रिंकल्स आ रहे हैं, हम वहाँ इंजेक्ट करते हैं, वो मसल रिलैक्स हो जाता है, जो लाइनिंग है वो डिसअपियर हो जाती है। और फिलर्स उसी तरह, जैसे बोटॉक्स का हम जैसे यूज करते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में, फिलर्स का भी करते हैं। जैसे नेजोलेवियल लाइनिंग आपको दिखते हैं तो वहां हम फिल करते हैं तो बराबर हो जाता है। चीन पे करते हैं तो प्रोफाइल बैलेंस है, आपने कहा कि नाक पतला करने के लिए हम वहां पे भी बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स करते हैं। जॉ लाइन को इनहांस करने के लिए भी हम बोटॉक्स फिलर्स करते हैं। लिप फिलर आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग है, लिप लिप को अच्छा दिखाने के लिए, पाउटी लिप्स दिखने के लिए फिलर्स करते ये हैं। कितने दिन तक टिक जाता है, चल जाता है? डिपेंड आप कितने अच्छे ब्रांड का यूज करते हो। मेजरली 8 to 1 year, 8 month to 10 month तक रहता है। फिलर्स बेसिकली हाइलोरॉनिक एसिड होता है, वो उसका हम फिलर्स यूज करते हैं। और उसको बेसिकली जितने भी फेस में गड्ढे हो उनको भरने के लिए एक तरीके से फिलर इज फिलर, जो गड्ढा है उसको भरना है, राइट। तो वो अपने आप में नाम ही बता रहा है कि ये काम क्या करता है, कि जहाँ गड्ढे हैं उसको फिल कर दो, फिलर डाल। इसका चलन इतना बढ़ क्यों गया है आजकल? कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं देख रही हूँ कि हर कोई बोटॉक्स करवा रहा है, हर कोई फिलर्स करवा रहा है। आखिर क्यों, क्या हो गया है? सबको खूबसूरत दिखना है, सबको लगना है कि हाँ मैं भी यंग दिखूं। रिंकल आना अपने आप में दिखाता है कि आप एजिंग कर रहे हो, आप बूढ़े हो, बुढ़ापा की तरफ जा रहे हो। तो आप, कोई चाहता नहीं कि कोई हमें आंटी कहे, अंकल कहे, इसलिए बोटॉक्स करा के रखते हैं। अच्छा, कोई सेलिब्रिटी जिन्होंने आपके यहाँ ट्रीटमेंट करवाया हो और तो खुश होके गए, संतुष्ट हैं कि हाँ बहुत बहुत अच्छा? सारे सेलिब्रिटी है। जैसे मैं बिहार बिहार बेस्ड कोई? मैं नाम रिवील नहीं करूंगी, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएंगे मोस्ट ऑफ, क्योंकि अब पेशेंट और डॉक्टर के बीच की बात है। कुछ ने तो आपसे भी तारीफ की है कि मेरा ट्रीटमेंट बहुत सही है, तो आप भी जानते हो। और आप मेरे इंस्टाग्राम थ्रू आप देख सकते हो कि हाँ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं। बॉडी पर स्ट्रेच के निशान क्यों आते हैं और इसको कैसे आसानी से हटाया जा सकता है? जी, स्ट्रेच मार्क्स, कोई भी चीज अगर हम खींचते हैं, जस्ट बिकॉज आपने एक रबड़ का एग्जांपल ले लो, अगर हम उसको इलास्ट खींचते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। पहले वो एक दो बार खिंचाने के बाद वो फिर अपनी जगह पे आ जाता है, बट हम जितना उसको बार 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 खींचते हैं वो इलास्टिसिटी खोते जाती है। एक टाइम आता है कि यहाँ तक आने के बजाय वो यहीं रह जाता है, लूज हो जाता है। वैसे ही बॉडी है, जब प्रेगनेंसी होती है या फिर बहुत मेजर वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है, तो स्किन फैल चुकी होती है, वो श्रिंक होती है, या फिर फैलने के बाद, श्रिंक होने के बाद फैलती है तो वो स्ट्रेच्ड होती है। वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, तो जिसके कारण वो स्ट्रेच होती है वहां के स्किन, तो वो मार्क छोड़ के जाती है। हम उसका ट्रीटमेंट फिर बताऊंगी कि लेजर से करते हैं। बहुत कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चलता है स्ट्रेच मार्क का, जैसे कि हम उस पर माइक्रो निडलिंग करते हैं, CO2 लेजर करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है। और हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं जो खुशी खुशी अभी तक स्ट्रेच मार्क का रिजल्ट ठीक करा के गए हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है या पढ़ुआ जिसको बोल सकते हैं गांव की भाषा में, कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके घुटने पे, आर्म्स पे स्ट्रेच के मार्क्स आ जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे तुम जवान हो रही हो, जवान हो रहे हो, उसी का निशानी है। ये कितना दकियानूसी है या सच्चाई है? कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है, क्योंकि हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारा बॉडी मसल डेवलप कर रहा होता है, स्किन ग्रो कर रहा होता है। तो था जैसे आपने बताया अंडर आर्म्स में भी होता है, हाँ, ब्रेस्ट के पास भी होता हाँ। है, तो स्किन वहां की स्ट्रेच हो रही होती है अपने साइज से, या तो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। तो उस कंडीशन में स्किन अपने निशान छोड़ती है, स्ट्रेचिंग के निशान, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच मार्क्स। कम एज में रिंकल्स आने का क्या कारण हो सकता है? कम एज में लाइफस्टाइल, स्ट्रेस सबसे बड़ा, हेयर फॉल हो, स्किन एजिंग हो, किसी तरह का भी स्किन प्रॉब्लम हो अदर देन डिजीज, स्किन डिजीज, जैसे कि एंटी रिंकल्स आना, चेहरे में अलग तरीके के सैडनेस दिखना, अलग तरीके का स्किन कलर हो जाना, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल पे।
बेसिकली आपके सोने का टाइम ठीक नहीं है, आपके खाने का टाइम ठीक नहीं है, आप क्या खा रहे हो वो ठीक नहीं खा पा रहे हो, प्रॉपर आप स्लीप नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपर आप ठीक से अपने स्किन का केयर नहीं कर पा रहे हो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखोगे। स्किन मिरर होती है, बेसिकली जो फेस होता है वो हमारे लाइफस्टाइल का मिरर होता है। अगर आप बहुत खुश हो तो आपको कैसे फील होता है कि ग्लो कर रहा है चेहरा, अरे क्या बात है, वही होता है। जैसे आप रहोगे स्किन वैसे ही दिखेगी आपकी। इस गर्मी में मतलब प्रचंड गर्मी बोल सकते हैं, सिर्फ गर्मी नहीं, अपने स्किन का ख्याल कैसे रखें, अपने बालों का ख्याल कैसे रखें? हाँ, आपने बहुत सही क्वेश्चन कहा। गर्मी में सबसे पहला, गर्मी सर्दी कोई भी मौसम हो, आप अपने स्किन टाइप को जानो। नो योर स्किन टाइप, कि आपकी स्किन कौन सी टाइप में आती है, इधर ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। आप अपने स्किन टाइप को नहीं जानोगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, उसका सही देखभाल नहीं कर पाओगे, राइट। आप अपने स्किन टाइप जानो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उससे रिलेटेड आप मेंटेन करो, ड्राई है तो उससे रिलेटेड। गर्मी में क्या करना है, आपको सनस्क्रीन रोज लगाना है। अगर आप कर पाते हो तो 2 बार लगाओ, बिना सन ब्लॉक के। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बाहर जाएंगे तभी सनस्क्रीन लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपको घर में भी, ब्लू लाइट में भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। ट्वाइस अ डेली बहुत अच्छी बात है। अगर ट्वाइस अ डेली नहीं कर पाते तो आप एक बार तो जरूर लगाएं। प्रॉपर मॉइस्चराइज करें, प्रॉपर फेस वॉश लगाएं। फेस वॉश के बाद आप मॉइस्चराइज करो, उसके बाद सनस्क्रीन लगाओ। फिर इतना पानी पियो, इतना सफिशिएंट, एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी पियो कि आप अच्छे से स्वेट कर पाओ। स्वेटिंग हो रही है बट अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आपके पोर्स क्लॉग्ड हो जाएंगे, राइट। तो आपको प्रॉपर पानी पीना, हाइड्रेट करना है बॉडी को, सनस्क्रीन लगाना है एकदम। इन दोनों को तो एकदम नहीं भूलना है। और इन दोनों के बाद अगर हो पाए तो स्कार्फ, सनग्लासेस यूज करो और अपने स्किन और हेयर का और मेंटेन सनस्क्रीन करो। और कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें, क्या कैसा इसका क्या क्राइटेरिया है, देखिए, कौन सा सनस्क्रीन बेस्ड है? बेस्ड वही फिर आता है, आपके स्किन टाइप बेस्ड सनस्क्रीन यूज करो, मॉइस्चराइजर यूज करो। फिर भी मेरा सजेशन होगा कि पीए ट्रिपल प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के सनस्क्रीन यूज करो, जिसमें आपके ब्लू लाइट भी कवर हो जाए, आपके सनलाइट भी कवर हो जाए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में फिर आपको एसपीएफ ये नहीं आता है, सारे कवर्ड होते हैं। अच्छी भी कोई भी मेडिकेटेड सनस्क्रीन हो उसको आप यूज करो। आप अच्छी कोई भी मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर यूज करो, अच्छा अपना स्किन बेस्ड फेस वॉश यूज करो। That's it। क्या ब्यूटी प्रोडक्ट में स्टेरॉइड का यूज होता है? बिल्कुल होता है, धड़ल्ले से होता है। आजकल लोग जाते हैं, बोलते हैं हमको गोरा होना है, दे दो क्रीम, दे दी, आप लगा रहे हो। 2-3 महीने स्टेरॉइड होने के कारण आपको थोड़ा डिफरेंस दिखता है, फिर चौथे महीना से डबल आ जाता है। कितना खतरनाक है चेहरे के लिए, बहुत स्किन के लिए? खतरनाक है। मेरे पास मोस्टली पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन के ही आते हैं कि मैंने इस दुकान से खरीद के ये लगा लिया, इस इन्फ्लुएंसर को देख के ये लगा लिया, और चेहरा खराब करके आते हैं। सेल्फ, जिस तरह से सेल्फ मेडिकेशन, अगर पेट दर्द में आप बाकी सारे कंट्रीज में सेल्फ मेडिकेशन बैन है, पर अपनी इंडिया दिल से बड़ा है हर तो तीसरा आदमी वकील और डॉक्टर है। डॉक्टर है, तो हाँ। वही बात है। तो उसी तरह से हम इन्फ्लुएंस्ड होके या फिर किसी को देख के, मम्मी चाची लोग सजेस्ट कर देते हैं हम मुल्तानी मिट्टी लगाओ, बेसन लगाओ, वो भी एक हद तक ठीक रहता है। एक हद के बाद वो भी ठीक नहीं होता। तो आप लिमिट में करो, नो योर लिमिट, कि आपको कहाँ रोकना है, कहाँ तक क्या करना है। आज की इस दौर में लोग सुंदर बनने के लिए तरह तरह की सर्जरी करवा रहे हैं। कोई लिप पे, कोई ब्रेस्ट पे, कोई प्लास्टिक, मतलब कुछ भी सिलिकॉन डलवा रहे हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है? देखो, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और अच्छे डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत 90% सर्जरी सक्सेसफुल होती हैं। आप सेलिब्रिटीज में ही देख लो, सब बहुत खूबसूरत लगते हैं, अच्छे अच्छे ब्यूटी इन्हांसमेंट है। बट कहीं आप गलत हाथों में हो या फिर आपका गलत डिजायर है। आपने सही कहा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट बहुत कॉमन है आजकल। ब्रेस्ट इम्प्लांट करना, बट इम्प्लांट, ये सारे कॉमन है। राइनोप्लास्टी, नाक को एक प्रॉपर शेप देना बहुत कॉमन है। बट आप कहाँ कराते हो, किस डॉक्टर से कराते हो, बहुत मैटर करता है। वही बात हो जाएगी ना सलून और डॉक्टर वाली, क्लिनिक तो वाली। क्लिनिक वाली। तो आप अपने डॉक्टर को सही डॉक्टर चुनो, सही डिजायर रखो। अब आपके ब्रेस्ट साइज बहुत छोटे हैं, आप एकदम चाहोगे कि 4 गुना हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। बस एक लिमिट तक होता है, कोई भी आपके डिजायर भी लिमिट में हो
नहीं तो फिर वही होता है, आप लोग आजकल मीम्स और ट्रोल्स तो देखते ही रहते हो, इसका ये हो गया, उसका वो हो इसका गया। साइड इफेक्ट भी बहुत होता होगा ना? हाँ, अगर गलत ट्रीटमेंट हो तो किसी चीज का, अगर आप ज्यादा एक्सेस पानी भी पी लोगे तो आपको हम्म। साइड इफेक्ट होगा। हम्म। तो हर चीज का साइड इफेक्ट है, बट आप सही हाथों में सही जगह पे कराते हो तो बहुत सही होता है। अगर सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में एक ब्रॉड एरिया है, जिसमें आपका नाक सीधा करना, हम्म। एंटी एजिंग, हर तरह के ट्रीटमेंट, स्किन के जो स्किन का टेक्सचर उसको मेंटेन करना से लेके हर तरह के प्रोसीजर आ जाते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट, राइनोप्लास्टी, जिसमें आप अपने ब्यूटी को एक एनहांसमेंट दे पाते हो, जिसमें आप खूबसूरत तो पहले से ही हो, बस उसको एक दो लेवल अप करना, दैट इज कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। जैसे कि आप राइनोप्लास्टी से लेके आजकल माइक्रोब्लेडिंग, फेस इन्हांसमेंट, जॉ लाइनिंग, मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। हम्म। आप कैन कहो तो टॉप टू बॉटम आप जिस तरह से बॉडी स्लिमिंग हो गया, फैट ग्राफ्टिंग हो गया, बोटॉक्स इम्प्लांट, ब्रेस्ट इम्प्लांट, हर चीज कवर हो जाता है कॉस्मेटिक में। तो बस अपनी खूबसूरती को इन्हांस करना है। माइक्रो ब्लेडिंग क्या होता है? इसका भी चलन मैंने देखा बहुत बढ़ा हुआ है। आईब्रो को एक प्रॉपर शेप देना, एक प्रॉपर एजिंग के कारण वहां से भी बहुत लोग को ड्यू टू एलोपेसिया बाल नहीं रहते, प्रॉपर एक अलग शेप में आईब्रो को रखना है इस माइक्रोब्लेडिंग। वर्कलोड को मैनेज करते हुए फेस और बॉडी का ख्याल कैसे रखा जाए, कैसे मेंटेन किया जाए खुद को? प्रॉपर पानी पियो, आप हाइजीन मेंटेन करो, शैम्पू करो, हेयर वॉश। कहाँ हो पाता है, वर्कलोड ज्यादा रहता है तो। बस बस लेकिन अपने आप से तो प्यार करना पड़ेगा ना, हम्म। कुछ कुछ वक्त तो अपने लिए भी निकालना पड़ेगा इस बिजी लाइफ में। मेन तो यही है। बस वही है, आप पानी जितना पी सकते हो पानी पियो, हम्म। और सनस्क्रीन नहीं भूलो, एकदम मैंडेटरी है। सनस्क्रीन कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, एकदम मस्ट है, नेसेसिटी है, आपको लगाना ही लगाना है। आजकल जो मिथ है कि नहीं सनस्क्रीन नहीं लगाना, चिपचिपा होता है, तो आप अपने स्किन टाइप जान के जो जरूरत है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मेडिकेटेड सनस्क्रीन लगाओ, अच्छी सी मॉइस्चराइज करो, प्रॉपर पानी पियो, हाइड्रेशन, स्किन को हाइड्रेट रखो। और यही है, सन ग्लासेस, मास्क वगैरह लगा के रखो तो एक प्रॉपर हेल्दी स्किन को आप मेंटेन कर सकते हो। एक नाइट रूटीन रखो, रेटिनॉल वगैरह यूज करो, हाइलुरोनिक एसिड, एक प्रॉपर स्किन को आप मेंटेन करके रखो। बस हेयर केयर में हेयर स्पा आता है कि नहीं? देखिए, डिपेंड करता है आप हेयर स्पा कहाँ से ले रहे हो, क्या केमिकल वो यूज कर रहे हैं, राइट। हाँ, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, आप मंथली एक बार हेयर स्पा कराते हो अच्छी जगह से, जो अच्छे लेस केमिकल या फिर केमिकल फ्री चीजों को यूज करते हैं तो हेल्दी है। अदरवाइज आप मतलब अननेसेसरी बालों में केमिकल डालना तो अनहेल्दी ही होता है। तो आप तेल लगाना कितना कारगर है हाँ, बालों में? बाल आजकल लोग हेयर तेल ही नहीं ऑयल लगाते हैं। नहीं, हेयर ऑयलिंग करना है आपको, आपका स्कैल्प टाइप जान लो। अगर ऑलरेडी आपका स्कैल्प ऑयली है, जैसे मेरी स्कैल्प ऑयली है, अपने आप नेचुरल 2 दिन आज शैम्पू करूंगी, कल लगेगा, अगर नहीं किया तो लगेगा कि बहुत सारे ऑयल मैंने लगा रखा है। तो आप अपना स्कैल्प टाइप जानो, अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी नेचुरल हेयर ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं। अगर ऑयलिंग कर रहे हो तो आप शैम्पू करने के 1 घंटा पहले कर लो और वॉश आउट कर लो। थोड़ा सा ऐसे ट्रिक ये है कि आप ऑयलिंग करने को पहले उस ऑयल को थोड़ा सा हीट कर लो, ल्यूक वार्म कर लो, ताकि वो सही रहे, और उसको ऑयलिंग करके आप एज सुन एज पॉसिबल वॉश कर लो। लेकिन बुजुर्ग लोग तो कहते हैं कि गरम तेल लगाओगे तो बाल सफेद हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता, गरम मतलब एकदम गरम नहीं, हल्का सही करना है, प्रॉपर ठीक रहता है। बट समर है तो मैं तो कहूंगी कि जितना हो सके कम ही ऑयलिंग करो, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करो, एक अच्छा पीएच वाला जो आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करके रखे वैसा शैम्पू आप यूज करो, डैंड्रफ से बचो, जितना हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो आप करो। सरसों तेल लगा सकते हैं कि नहीं बाल में? डिपेंड करता है कि आपका स्कैल्प टाइप क्या हाँ। है, ठीक है। से खाने में ज्यादा अच्छा लगता है सरसों तेल, नहीं लगाना तो जैसे जो गांव में लोग रहते हैं वो कहाँ से बेचारे इतना एफर्ट कर पाएंगे, पीएच बैलेंस आजकल और ये हर वो। जगह हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। हम्म। गांव की बात नहीं, बहुत तरक्की कर देखिए रहा है गांव हमारा में देश, नहीं है, बट गांव में बहुत कुछ है, किसान है, खेती है, अनाज है, सब है। लेकिन अभी भी मतलब आर्थिक रूप से कैश जिसको बोल सकती है वो नहीं है।
तो उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? कोई नारियल प्राकृतिक तेल ज्यादा सही नारियल तेल? रहता है एज कम्पेयर टू सरसों तेल, क्योंकि बहुत थिक होता है सरसों तेल में, फैट सेल्स ज्यादा होते हैं। नारियल तेल चिपचिपा कम होता है, गर्मी है किसी भी मौसम में आप वो जल्दी वॉश हो जाएगा। सरसों तेल वॉश भी अच्छे से नहीं होगा। तो आप अगर उससे, और अगर इकोनॉमिक देखोगे तो सरसों तेल से ज्यादा इकोनॉमिक नारियल तेल ही है। और अगर अच्छा है तो ऑलिव ऑयल लगा सकते हो आप। और भी तेल हैं मार्केट में अवेलेबल, हेयर ऑयल्स हैं तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर सरसों तेल और नारियल में कंपेयर किया जाए तो आई विल सजेस्ट कि नारियल तेल मच बेटर। अच्छा, ओके। एक्जिमा क्या होता है? मैंने सुना है कि सर में भी एक्जिमा होता है जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, और वो बहुत गंदा होता है, वो जल्दी जाता नहीं है। उसको, उससे कैसे बचा जाए? एक्जिमा और सिरोसिस दो अलग स्किन डिजीज है, इसको लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्जिमा आप किसी भी रैसेस, इरिटेशन कहीं भी कॉज कर सकता है। और सोराइसिस उसी तरह का होता है, डैंड्रफ फॉर्म होता है। ये दोनों, वो एक्जिमा और सोराइसिस बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ये बहुत हद तक कम्युनिकेट भी करता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में होता है। तो इसमें आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होता है। अगर बाल में हो गया तो आपको उसका ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल लेना चाहिए। अपने टॉवल्स और अपने पिलो अलग रखने चाहिए, हेयर कॉम अलग रखना चाहिए। दोनों को डिफ्रेंशिएट करके उनका ट्रीटमेंट एज सुन एज आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और इलाज करवाएं। क्या पालतू जानवरों के साथ रहने उठने बैठने से भी कोई हाँ, डिजीज बहुत होती है? बिल्कुल बिल्कुल स्किन डिजीज होते हैं। आपके पेट से भी अगर उनको स्किन प्रॉब्लम है, उनका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, और अगर उनको प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकता है। कभी कभी फेस पे रोसेसिया बढ़ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। आप किसी पेट के कांटेक्ट में आते हो तो आपके चेहरे पे अचानक रेडनेस बढ़ जाएगा। तो अलग अलग तरीके के भी इन्फेक्शंस होते हैं पेट से, बिल्कुल होते पेट हैं। लवर्स तो इस बात को मानते ही नहीं, वो तो सीधे डिनाई कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल होता है। डिपेंड्स कि आप अपने पेट को हाइजीन मेंटेन प्रॉपर कर, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी नहीं होगा। अगर आपको है, बहुत लोग एलर्जिक भी होते हैं, पेट एलर्जिक, तो उनको होने लगता है इरिटेशन। क्या हेयर फॉल जेनेटिक है? आजकल कम एज में भी बच्चों को या लड़के लड़कियों का हेयर फॉल हो रहा है, इससे कैसे बचा जाए? हेयर फॉल बिल्कुल जेनेटिक होता है। और साथ में देखिए, लोग बहुत कहते हैं कि मेरे पिताजी का बाल नहीं झड़ता था, मेरा बहुत कम एज में झड़ गया। तो हमारे पिताजी को भी इतना स्ट्रेस नहीं था, हो सकता है उनके पिताजी का बाल ना। जेनेटिक तो अपने आप में एक कारण है। अच्छा, ये कितने वंश से देखा जाता है? मतलब जेनेटिक मतलब कितना, पापा के पापा पापा, मतलब कितने नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, आप समझो, मान कितना लो कि, पीढ़ी चलता है हाँ ये? राइट, आप, मैं वही बता रही हूँ कि हाँ। अगर मान लो हेयर फॉल जेनेटिक होता है, हेयर लॉस, हेयर पैटर्न लॉस जेनेटिक होता है। बट अगर मान लीजिए 80% आपका जेनेटिक है, तो जो बचा खुचा कसर है वो आपका लाइफ स्टाइल कंप्लीट कर दे रहा है। आपका लाइफ स्टाइल भी खराब है, आपका जेनेटिक भी खराब है, तो आपका ऑटोमेटिकली हेयर फॉल होगा, राइट। बट अगर आपका जेनेटिक है और लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है तो वो वही रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। पर आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो तो अपने आप में अनकंट्रोलेबल है ना। आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक अपने आप का रीजन बन जा रहा है। स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन हेयर फॉल का। तो ये दो चार चीजें हैं जो मिला के जो अपना वंशानुगत चीज है उसको और बढ़ावा दे रहा है। एक तो वही बात है, एक तो पहले से खराब है, और ये सब चीजें स्ट्रेस लाइफस्टाइल मिला के और खराब कर दे रही है। नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट की पहचान कैसे करें? देखिए, क्योंकि आजकल तो मार्केट में बहुत सारा हर्बल है, ये है वो है के नाम पे बिक रहा है, तो उसकी पहचान कैसे करें? ये नेचुरल चीजें आप जैसे कि आप एलोवेरा लगा सकते हो, आइसिंग कर सकते हो, ये आप घर में कर सकते हो, जो चीज कुछ अच्छी करती है। बट मैं रेदर देन गोइंग फॉर ऑप्टिंग नेचुरल, आप मेडिकेटेड और अपने स्किन टाइप, हेयर टाइप को, स्कैल्प टाइप को जान के उनको क्या चाहिए, आपके जो समस्या है उनको समाधान करने के लिए मेडिकेटेड चीज यूज करो। rather than गोइंग कि ये सोयाबीन से बना है तो ये ऑलिव ऑयल है तो ये है, इधर उधर भटकने से बेटर है जो आपको डिजायर है, जो आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है, या जो आपके हेयर की रिक्वायरमेंट है, जो उनका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट यूज करो। मेडिकेटेड किसी भी अच्छी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लो, या फिर अच्छी कोई मेडिकेटेड देख के उसको यूज करो, rather than
इधर उधर भटकने से बढ़िया है। किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे ग्रीन, ब्लैक और रेड टिक रहता है, उसका क्या मतलब होता है? वही आप जानते हो कि फूड ये प्लांट बेस्ड है या एनिमल ये एक्सट्रैक्टेड सब है। मतलब ढकोसला ऐसा कुछ होता नहीं नहीं है? नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। होता है। हाँ, बहुत सारी चीजें जो प्लांट एक्सट्रैक्टेड होते हैं, जैसे एलोवेरा जेल, बहुत सारी मतलब चीजें क्या क्रीम। सच में वो उस रेशियो में डाला जाता है, मेरा ये पूछने का मतलब है। देखिए हर ब्रांड अलग अलग क्लेम्स करते हैं, कौन कितना सही है ये तो आपके ऊपर है। आप देखो हर चीज को कितना एनालिसिस करते हो। बीइंग अ डॉक्टर, मैं जो मेडिकेटेड चीजें हैं जो एनालिस्ट मुझे हमें प्रेजेंट करते हैं, जो ऑलरेडी रिसर्च्ड पेपर्स बताते हैं, हम उनके बेसिस पे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। दाद और खुजली काफी पहले से लोग जान रहे हैं इसको, और पहले तो घरेलू नुस्खा अपनाते थे। इसका ये क्यों होता है और इससे कैसे पूरा छुटकारा पाया जाए? हाइजीन और क्योंकि ये लाइफस्टाइल। बहुत मतलब ये जल्दी नहीं जाता है, अगर किसी को हो जाता हाँ है ना तो वो जल्दी एक्जिमा, नहीं जाता है राइट राइट। जब तक अब पूरे परिवार में ना हो जाए। हाँ नहीं नहीं, अभी अभी हाँ। मेरे एक बहुत पुराने पेशेंट हैं, शायद जब मैंने क्लिनिक ओपन किया तब से, तो उनके फादर जी को भी था, उनको भी था, और वो बोल रहे थे कि मैं मतलब पूरा ऑलमोस्ट सबके पास ट्रीटमेंट कराया हूँ पर ये ठीक नहीं हुआ, पर अभी वो रिकवर हो चुके हैं। प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, जैसे मैंने बताया, आप एक्जिमा का क्वेश्चन किया था, हम्म। तभी बताया कि आप अपना पिलो कवर से लेके हर चीज पर्सनल जो आप बिलोंगिंग्स है अलग करके यूज करो, साथ में प्रॉपर मेडिकेशन। कुछ लाइफ स्टाइल, जैसे हम मैं डाइटरी प्रोडक्ट अवॉइड करने को सजेस्ट करती हूँ, जिनको नॉन वेजिटेरियन है उनको मैं अवॉइड करने बोलती हूँ नॉन वेज। क्या ट्रिगर पॉइंट है आपके एक्जिमा होने, दांत खाद खुजली होने का ट्रिगर पॉइंट क्या है, आपको उनको देखना होता है, उनको भी मॉडिफाई करना पड़ता है, उनको भी छोड़ना पड़ता है कुछ, तब तक वो रिकवर नहीं होते। कहीं ना कहीं ये सारे भी प्रॉब्लम्स है लाइफ स्टाइल से ही प्रभावित होते हैं। बॉडी में आया, अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक है तो वो खुद ब खुद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, और आपका पुअर है लाइफ स्टाइल तो वो और बढ़ते जाएगा, राइट। आप तक कोई पहुंचना चाहे तो कैसे, ऑनलाइन के माध्यम से कैसे पहुंच हमारा सकता है? हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में हमारा अकाउंट है ब्लिस कंप्लीट एस्थेटिक के नाम पे, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पे है, यूट्यूब चैनल भी है जिसपे हम छोटे मोटे सजेशन या फिर हमारे प्रोसीजर का लाइव वीडियो हम दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, हमें डीएम कर सकते हो, हमारा नंबर आप मेंशन कर देना, उन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या फिर यहाँ ब्लिस आ सकते हो आप। अगर आप बिहार से दूर के हो तो आप वीडियो कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। मैंने सुना है कि आप फ्री में काउंसलिंग भी करती हैं, फ्री हाँ एडवाइस देती हैं लोगों स्टूडेंट को। जो है, मेरी कंसल्टेंसी फी 400 है, बट स्टूडेंट है तो उनको मैं ऑलमोस्ट 50% ही लेती हूँ। और जैसे विटिलिगो, जिसको सफेद दाग है, मेरे को बिहार को विटिलिगो पूरा खत्म करना है बिहार से। तो जो सैटरडे को मेरा बेसिकली डेडिकेटेड टू विटिलिगो पेशेंट होता है, तो सैटरडे को जितने भी विटिलिगो पेशेंट आते हैं मैं उनसे कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ, कोई भी चार्जेस नहीं लेती हूँ, या कंसल्टेंसी का हो या ट्रीटमेंट का। आप बिहार से हैं, बिहारी हैं, और आप बाहर में पढ़ी लिखी काम करके आई हैं, तो क्या कभी बिहारी होने का डिसएडवांटेज बोले या फिर आपको कभी जज किया गया? बिल्कुल किया गया, हमेशा से जज किया गया। मेडिकल फैटर्निटी में तो ऐसा कभी मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हो, आप कितना अच्छा काम करते काम हो इस करते पे हैं जी। डिपेंड करता है। बट एक जगह एक क्लिनिक था, रेनाउंड क्लिनिक था, मैंने वहाँ अप्लाई किया गया था। जब तक वो मुझे मेरा आधार कार्ड नहीं देखे थे कि मैं बिहार से हूँ, उन्होंने मुझे अपने मेन ब्रांच में रखा था। बट जब उनको पता चला कि मैं बिहार से हूँ तो उन्होंने मुझे कहीं और, अपने जो एक और सब्सिडियरी ब्रांच थी वहाँ पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। बट एक मंथ में जब उनको पता चला कि मेरा ट्रीटमेंट करने का पैटर्न क्या है, पेशेंट काफ़ी प्रभावित है मेरे ट्रीटमेंट से, तो उन्होंने फिर से मुझे अपने मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र किया और सॉरी बोला। जबकि मुझे पता नहीं था कि इन्होंने ऐसे मुझे जज किया है या मिसजज किया है। और बकायदा सॉरी बोलने के साथ साथ उन्होंने मुझे इंक्रीमेंट भी दिया, वो अलग बात थी, बट मुझे मिसजज तो जरूर किया गया है और डिसएडवांटेज मिला है मुझे बिहारी होने का। बट अब मैं चाहती हूँ कि उसको एडवांटेज में बदलूं, और आई एम प्राउड कि मैं बिहारी हूँ, और आगे मैं हर जन्म में चाहूंगी कि मैं यही पेरेंट्स मिले और मैं हमेशा बिहारी ही रहूं। हमारे साथ ही डॉक्टर अनामिका, जो बिहार और बिहार के लोगों को खूबसूरत बनाने की जिम्मेवारी उठा ली है। और मैंने जितने भी सवाल इनसे पूछे, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं था,
ये सारे युवाओं का जो रिंकल से, झुर्रियों से, हेयर फॉल से परेशान, ये सबका सवाल था और मेरे ख्याल से उनको ये वीडियो देखना चाहिए। उनको सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।